हेलो एवरीवन। इससे पहली वीडियोस में हमने फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जो एफ जेड था उसका इंटीग्रेशन किया था किसी सिंपल क्लोज्ड कर्व में सी में। ठीक है, इस कर्व सी के अलोंग हमने एफ जेड का इंटीग्रेशन किया था और किसकी हेल्प ली थी हमने? कोसी रेसिड्यू थ्योरम की हेल्प ली थी। ठीक है, ये कोसी रेसिड्यू थ्योरम होती थी कि अगर आपको ये क्लोज्ड कर्व है आपका कोई सी, ठीक है, और इसके अलोंग आपको इस एफ जेड का इंटीग्रेशन करना है तो आप क्या करते थे? आप कोसी रेसिड्यू थ्योरम का यूज करके इस एफ जेड का इंटीग्रेशन करते थे किसके अलोंग? अलोंग दिस कर्व सी, क्लोज कर्व सी। ठीक है, तो अब हम इस टाइप के इंटीग्रल्स को सोल्व करेंगे। हमारे पास जो अब इंटीग्रल्स होंगे वो किस टाइप के होंगे? जिनकी लिमिट होगी हमारी 0 से 2 पाई, और फंक्शन जो हमें होगा गिवन वो किसका फंक्शन गिवन होगा? साइन थीटा और कोस थीटा का फंक्शन गिवन होगा। ठीक है, जैसे अगर हम बोले कि ये इंटीग्रेशन आपको सोल्व करना है डी थीटा अपॉन 5 - 3 कोस थीटा। ठीक है, तो देखिए ये इंटीग्रल किस टाइप का है? इस टाइप का है। ठीक है, ये रियल इंटीग्रल है। ठीक है, तो इसकी लिमिट है 0 to 2 पाई। ठीक है, और यहाँ पर जो फंक्शन है आपका ये है 1/5 - 3 कोस थीटा। तो जो फंक्शन आपको गिवन है वो किसका फंक्शन गिवन है? यहाँ पर कोस थीटा का फंक्शन गिवन है। तो हम अब इस टाइप के इंटीग्रल्स को सोल्व करेंगे जिनकी लिमिट्स होगी 0 से 2 पाई, और फंक्शन आपको या तो साइन थीटा का मिलेगा या कोस थीटा का मिलेगा, या फिर दोनों का भी मिल सकता है। साइन थीटा और कोस थीटा दोनों इन्वॉल्व हो सकते हैं फंक्शंस में। ठीक है, तो अब देखिए इस टाइप के इंटीग्रल्स को हम किस तरह से सोल्व करते हैं। ठीक है, तो हम इस टाइप्स के इंटीग्रल्स को भी सोल्व करेंगे कोसी रेसिड्यू थ्योरम की हेल्प से। तो कोसी रेसिड्यू थ्योरम की हेल्प से आपको एक क्लोज कर्व चाहिए। ठीक है, तो इन केसेस में हम एक क्लोज कर्व जो लेंगे, जो कॉन्टूर लेंगे हम वो लेंगे हम मोड जेड इक्वल टू 1, मतलब एक यूनिट सर्कल लेंगे। यूनिट सर्कल का मतलब जिसका सेंटर हो 0 0, ठीक है, और रेडियस हो 1। ठीक है, तो यूनिट सर्कल को आप बना सकते हैं। ये है आपका मोड जेड इक्वल टू 1, ये कर्व लेंगे हम क्लोज कर्व सी। ठीक है, तो इसका सेंटर है 0 0 और इसकी रेडियस है 1, यानी ये जेड इक्वल टू 1 है और ये जेड इक्वल टू -1 है। ठीक है, तो कॉन्टूर की हमें नीड होती है तो वो तो हमने ले लिया यूनिट सर्कल। अब उसके बाद हम ये जो फंक्शन है हमारा कोस थीटा और साइन थीटा में, इस फंक्शन को हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन में, मतलब फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए हम सब्स्टिट्यूशन लेंगे। लेट जेड इक्वल टू ई टू द पावर आयोटा थीटा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर मोड जेड इज इक्वल टू 1 है, ये सर्कल की इक्वेशन है, तो इसे आप किस में ले सकते हैं? इस फॉर्म में ले सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो इसे आप लिख सकते हैं जेड इक्वल टू ई टू द पावर आयोटा थीटा। ठीक है, अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं बोथ साइड। तो जेड का हो गया डी जेड ई टू द पावर आयोटा थीटा का ई टू द पावर आयोटा थीटा इंटू आयोटा डी थीटा। ठीक है, अब देखिए जेड इक्वल टू, ये फिर से आपको क्या मिल गया? जेड मिल गया, तो इसे लिख सकते हैं आप आयोटा जेड डी थीटा। तो इससे आप डी थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो आएगी डी जेड अपॉन आयोटा जेड। ठीक है, तो देखिए हमें ये सब्स्टिट्यूशन ले लेनी है, और इस सब्स्टिट्यूशन से हमें डी थीटा की जो वैल्यू मिल रही है वो मिल गई है डी जेड अपॉन आयोटा जेड। ठीक है, तो हमने डी थीटा को तो डी जेड में कन्वर्ट कर लिया। अब इस फंक्शन को हमें जेड में कन्वर्ट करना है, फंक्शन ऑफ जेड में कन्वर्ट करना है। तो देखिए वो कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर या तो साइन थीटा होगा या कोस थीटा या फिर दोनों होंगे। तो देखिए हम जानते हैं कोस थीटा को आप लिख सकते हैं ई टू द पावर आयोटा थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2। ठीक है, तो कोस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/2, ये ई टू द पावर आयोटा थीटा को आपने लिया है जेड, तो ये जेड, और ये माइनस पावर है इसकी, तो इसे आप लिख सकते हैं 1/जेड। तो कोस थीटा को आपको ये पुट कर देना है। ठीक है, उसके बाद साइन थीटा जो होगा आपका, साइन थीटा क्या होता है? ई टू द पावर आयोटा थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2 आयोटा, यही तो होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/2 आयोटा, ये हो जाएगा जेड
और ये हो जाएगा -1/z। ठीक है, तो अब जब हमें इस तरह के इंटीग्रेशंस सोल्व करने को मिलेंगे तो हम उस इंटीग्रेशंस में, उन इंटीग्रल्स में डायरेक्ट जहाँ पर भी हमारे पास कोस थीटा होगा उसके प्लेस पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे, और अगर साइन थीटा होगा तो उसके प्लेस पे ये वैल्यू पुट करेंगे, और डी थीटा के प्लेस पर ये वैल्यू पुट कर देंगे। बिकॉज हम क्या लेट करेंगे कि हमारे पास कॉन्टूर क्या है, मोड z = 1 है, जिससे z = ये मिलता है, और उसकी हेल्प से हमने ये वैल्यू यहाँ पर फाइंड की है। ठीक है, तो फिर इनकी हेल्प से ये कोस थीटा और साइन थीटा की हेल्प जब पुट करोगे आप वैल्यू इसमें फंक्शन में ये, तो ये फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, z में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इन टर्म्स ऑफ z ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इन सब्स्टिट्यूशंस का यूज़ कर कर इस फंक्शन को किस फॉर्म में लेकर आएंगे, इस इंटीग्रल को किस फॉर्म में लेकर आएंगे। ये फंक्शन तो बन जाएगा fz, और ये d थीटा बन जाएगा dz, और ये c। अब ये यहाँ पर लिमिट्स हटा देंगे हम, सर्कल की लिमिट 0 to 2π होगी एक राउंड में इसमें। ठीक है, अब fz आपका ये आ गया, और इस तरह के इंटीग्रेशंस आपने किसकी हेल्प से सॉल्व किए हैं, कॉची रेजिड्यू थ्योरम की हेल्प से सॉल्व किए हैं। तो फिर हम इन इंटीग्रल्स को कॉची रेजिड्यू थ्योरम की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था कंसेप्ट इस टाइप के इंटीग्रेशंस को इवेल्युएट करने का। ठीक है, अब हम इस पर एक प्रॉब्लम लेंगे और उस प्रॉब्लम को हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब हमारे पास प्रॉब्लम है, यूज कॉन्टूर इंटीग्रेशन इवेल्युएट द इंटीग्रल। आपको कॉन्टूर इंटीग्रेशन का यूज कर कर इस इंटीग्रल को सोल्व करना है। तो देखिए इंटीग्रल को देखते ही आप पता लगा सकते हैं किस मेथड का है, 0 to 2π इंटीग्रल है आपका, और यहाँ पर जो फंक्शन है वो किसका है, कोस थीटा का फंक्शन गिवन है। तो इस इंटीग्रल को आपको सोल्व करना है कॉन्टूर इंटीग्रेशन की हेल्प से। ठीक है, और यहाँ पर कंडीशन गिवन है कि जो a की वैल्यू है वो मोड b से ग्रेटर है। ठीक है, तो पहले आप इस इंटीग्रल को सोल्व करेंगे, उसके बाद जब इस इंटीग्रल को आप सोल्व कर लेंगे तो उसके बाद आपको इस क्वेश्चन में 2 और इंटीग्रल्स गिवन है आपको, एक ये और एक ये, इन दोनों इंटीग्रल्स को भी उसके बाद आपको इवेल्युएट करना है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको जो इंटीग्रल है 0 to 2π d थीटा अपॉन a प्लस b कोस थीटा, इस इंटीग्रल को सोल्व कर लेना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे सोल्व। तो आप चेक करेंगे लिमिट कितनी है, 0 से 2π है। तो जब 0 से 2π लिमिट होती है तो इस केस में आप क्या करते हैं, कॉन्टूर लेट करते हैं मोड z = 1। तो लेट मोड z = 1 बी कॉन्टूर, हमने कॉन्टूर किसे लेट कर लिया, मोड z = 1 को, मतलब यूनिट सर्कल को। ठीक है, अब जो कंसेप्ट में मैंने बताया था वो वैल्यूज़ हम डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे। कोस थीटा अगर आपको मिलता है तो उसके प्लेस पर क्या पुट करते थे आप, 1/2 z + 1/z, और डी थीटा के प्लेस पर पुट करते थे आप डी थीटा के प्लेस पर dz/z, यही तो पुट करते थे। तो ठीक है, देखिए ये इंटीग्रल है आपका 0 to 2π d थीटा अपॉन a + b कोस थीटा। तो इसे कन्वर्ट करेंगे z में। तो देखिए अब ये यहाँ से लिमिट्स तो हट जाएंगी, यहाँ पर आ जाएगा आपका कॉन्टूर c, जो आप इस मोड z को c बोल सकते हैं, यहाँ पर बना सकते हैं ये यूनिट सर्कल, इसे आप c बोल सकते हैं। तो ये आपका मोड z = 1। ठीक है, तो अब देखिए डी थीटा के प्लेस पर आप पुट कर सकते हैं dz/z a प्लस b, और यहाँ पर कोस थीटा के प्लेस पे ये वैल्यू पुट कर देंगे तो /2 हो जाएगा z + 1/z। ठीक है, अब देखिए इसे सोल्व कर लेना है आपको। तो देखिए जब इसे सोल्व करेंगे तो dz, ये i/z, और ये यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे आप 2z इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2z हो जाएगा 2az, यहाँ पर इस टर्म में, यहाँ पर 2 तो है ही, z नहीं है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा bz², और यहाँ पर देखिए 2b है, z भी है, तो यहाँ पर मिलेगा आपको b। ठीक है, अब ये z से z कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो 2 अपॉन, देखिए 2 यहाँ पर आएगा, ये इंटीग्रल से बाहर लिख सकते हैं, कांस्टेंट है, ये आयोटा को भी इंटीग्रल से बाहर, ये यहाँ कॉन्टूर इंटीग्रल का साइन यूज़ कर सकते हैं। और ये dz अपॉन, ये हो जाएगा आपका bz² + 2az + b। ठीक है,
तो इस तरह से इस इंटीग्रल को आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जेड स्क्वायर जो है हमारा ये क्वाड्रेटिक है, ये यहाँ पर ये जेड में क्वाड्रेटिक है ये, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट को अगर हम वन बनाएंगे तो बी हमें कॉमन लेना होगा, तो बी को हम कॉमन ले सकते हैं इसमें से। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसे थोड़ा रफ कर लेते हैं। तो हम इस स्टेप तक पहुँच गए थे कि 0 से 2 पाई डी थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा, ये किसके इक्वल आया, इसके। तो इसमें से बी कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन आयोटा बी, और ये हो गया आपका सी डी जेड। जब बी कॉमन यहाँ से लेंगे तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 2 ए अपॉन बी जेड प्लस यहाँ पर मिल जाएगा आपका 1, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये जो फंक्शन है आपका लेट 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 2a अपॉन बी जेड प्लस 1, इस फंक्शन को आप बोल सकते हैं एफ जेड, ठीक है। तो इस फंक्शन को आप अगर एफ जेड बोलते हैं तो देखिए ये जो इंटीग्रल है 0 to 2 पाई डी थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा, ये 2 अपॉन आयोटा बी इंटीग्रेशन ऑफ सी। अब ये 1 अपॉन ये जो है ये आपने एफ जेड लिया है, तो यहाँ पर आ जाएगा एफ जेड डी जेड, इसे बोल सकते हैं आप इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो देखिए आपने 0 to 2 पाई इंटीग्रेशन को कन्वर्ट कर लिया है किसमें, कॉन्टूर इंटीग्रेशन में। अब आपको इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। इस इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करते हैं, कोसी रेजिड्यू थ्योरम से। तो पहले आपको एफ जेड की पोल्स फाइंड करनी होंगी, फिर उन पोल्स पर रेजिड्यू फाइंड करनी होंगी अगर वो इनसाइड हैं तो, ठीक है। और फिर आपको रेजिड्यू थ्योरम का यूज़ करके ये इंटीग्रल इवेल्युएट करना है। जब ये इंटीग्रल इवेल्युएट हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर देंगे, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो देखिए सबसे पहले इसे इवेल्युएट करना है, तो आपको पहले पोल्स फाइंड करनी होंगी किसकी, एफ जेड की। तो पोल्स ऑफ एफ जेड, तो पोल्स के लिए क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है इसे 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। जो एफ जेड का डिनोमिनेटर है तो वो है जेड स्क्वायर प्लस 2a अपॉन बी जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जेड में, तो इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे, इस पर आप यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला को। क्या होता है, माइनस बी, तो बी का वर्क कर रहा है 2a अपॉन बी, तो माइनस 2a अपॉन बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ab1 cb1, तो 4ac होता है तो 4 आ जाएगा अपॉन 2a, ए कितना है 1 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा, तो इसे सॉल्व करेंगे आप। तो देखिए माइनस 2a अपॉन बी प्लस माइनस ये बी स्क्वायर इस साइड जाएगा, 4 ऊपर से कॉमन ले लेंगे तो बाहर मिलेगा 2, नीचे से बी स्क्वायर फिर रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। अभी 2 कॉमन लेके इस 2 से कैंसिल कर देंगे तो z की वैल्यू मिलेगी आपको माइनस ए अपॉन बी प्लस माइनस यहाँ पर मिलेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी, ठीक है। तो ये z की 2 वैल्यूज़ मिल गई हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो 2 वैल्यूज़ ही आपको मिलने की z की, ठीक है। तो ये फंक्शन की एफ जेड की क्या है, पोल्स हैं, ठीक है। ये एफ जेड की क्या है, पोल्स हैं। तो देखिए क्या कर सकते हैं अब आप यहाँ पर, तो देखिए ये पोल्स हैं एफ जेड की। तो इन पोल्स को मैं, ये काफ़ी बड़ी वैल्यू है तो इन्हें बोल सकता हूँ लेट, इसे तो मैं अल्फा ले लेता हूँ, एक माइनस ए अपॉन बी प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी को, और ये बीटा बोल देता हूँ मैं माइनस ए अपॉन बी माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी को बीटा बोल देता हूँ। तो लेट अल्फा एंड बीटा ये क्या है, आप बोल सकते हैं अल्फा दिस एंड बीटा दिस आर पोल्स ऑफ एफ जेड। ये एफ जेड की दोनों क्या हैं, पोल्स हैं, ठीक है। अब ये एफ जेड की पोल्स हैं, ठीक है। तो अब इन पोल्स पर आपको क्या फाइंड करनी है, रेजिड्यूज फाइंड करनी है। अब किस पोल पर रेजिड्यू फाइंड करनी है, उस पोल पर रेजिड्यू फाइंड करनी है जो पोल इनसाइड होगी। अब ये देखिए ये कैसे पता चलेगा कौन सी पोल इनसाइड है और कौन सी आउटसाइड है, ठीक है।
तो देखिए कैसे पता चलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये आपको कंडीशन गिवन है, ए जो है आपका वो बी से ग्रेटर है, मोड बी से ग्रेटर है, ठीक है। तो आप इससे आइडिया लगा लेंगे कि कौन सी पोल इनसाइड होगी और कौन सी पोल आउटसाइड होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब जो ए की वैल्यू है वो बी से ग्रेटर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये ए और बी हैं, इनमें ए और बी की वैल्यू ले लीजिए, ठीक है। तो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, आप अगर ए की वैल्यू बी से ग्रेटर लेते हैं तो ये जो अल्फा है, ठीक है, ये कितना आएगा, और ये बीटा है ये कितना आएगा, ये आपको चेक करना है, ठीक है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर ए की वैल्यू ए की वैल्यू जो है वो 2 ले लूँ और बी की वैल्यू 1 ले लूँ, तो इस अल्फा को देखते हैं कितना आएगा। यहाँ पर -2 हो जाएगा, ये 1 है तो 1 ही रहेगा, और यहाँ पर लूँगा मैं 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया कितना 4, और यहाँ पर 1 लिया तो 1 का स्क्वायर 1, 4 - 1 √3 आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू होगी, देखिए ये -2 है, ये √3 1.7 की समथिंग होगा, तो ये जो वैल्यू है ये -2 है, ये 1.7 है, तो ये माइनस का 0 पॉइंट समथिंग बचेगा, मतलब -1 से लेस देन वैल्यू मिलेगी आपको। तो जब -1 से लेस देन वैल्यू मिलेगी तो ये जो सर्कल है इसकी रेडियस है 1, तो यहाँ पर z = 1, यहाँ z = -1, तो -1 से लेस देन जो है आपको इनसाइड मिलेगा, तो यहाँ पर होगी z = अल्फा, ठीक है। तो मतलब एग्जैक्टली यहाँ पर तो हम शो नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ए और बी हमने एज्यूम किया, चेक किया है, ठीक है। तो कहने का मतलब अल्फा जो होगी वो इनसाइड हो जाएगी। अब बीटा को चेक करते हैं, तो ए को हमने 2 ले लिया, बी को 1 ले लिया, क्योंकि ए की वैल्यू बी से ग्रेटर लेनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर हम 2 लेंगे तो ये -2, ये माइनस, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 - 1 √3, तो ये जो वैल्यू आ रही है आपकी, ये -2 और ये भी -1 पॉइंट सम, तो -3 पॉइंट समथिंग आएगी, तो -3 जो होगा वो इस -1 से बाहर चला जाएगा, ठीक है, इस साइड हो जाएगा, यानी ये जो पोल होगी ये आउटसाइड होगी। तो आप लिख सकते हैं पोल अल्फा लाइज इनसाइड सी, ओनली पोल अल्फा लाइज इनसाइड सी, केवल एक पोल आपकी z = अल्फा जो है ये वाली पोल इनसाइड होगी, बाकी जो बीटा पोल होगी वो आपकी आउटसाइड होगी, ठीक है। अब इस z = अल्फा पर आपको रेजिड्यू फाइंड करनी है फंक्शन की, ठीक है। तो फंक्शन की रेजिड्यू फाइंड करेंगे। अब देखिए फंक्शन की हमें रेजिड्यू फाइंड करनी है z = अल्फा पर, तो फंक्शन आपका क्या आया था, 1/z² + 2a/b z+1, यही तो फंक्शन था। और इस फंक्शन को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर इसके जो है रूट्स जो आ रहे थे, इसे हमने 0 लिया तो रूट्स आ रहे थे अल्फा और बीटा, तो इसे हम ये भी तो लिख सकते हैं z - अल्फा × z - बीटा। ये कंसेप्ट आप जानते हैं कि अगर इसके जो रूट्स हैं, अगर इस इक्वेशन लिए हम इसे z = 0 करके इक्वेशन बनाएं और अल्फा बीटा रूट्स हैं, तो इसे आप यही तो लिख सकते हैं z - अल्फा × z - बीटा, ठीक है। तो अब एफ जेड की हम पोल फाइंड करेंगे किस पर, अल्फा पर, ठीक है, रेजिड्यू फाइंड करेंगे, सॉरी अल्फा पर, पोल अल्फा पर हम रेजिड्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए अब ये भी चेक करना होगा हमें कि z = अल्फा जो है वो सिंपल पोल है, डबल ऑर्डर की पोल है, ट्रिपल ऑर्डर की है, ठीक है। तो देखिए z = अल्फा जो है वो सिंपल पोल है, क्योंकि जब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी इसके रूट्स फाइंड किए थे तो 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आए थे, यानी कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही थी, यानी दोनों पोल्स जो थी वो कैसी पोल्स थी, सिंपल पोल थी। तो इस पर कंसेप्ट लगाएंगे हम सिंपल पोल का। तो रेजिड्यू एट z = अल्फा, और सिंपल पोल पर क्या होती है रेजिड्यू, लिमिट z टेंड्स टू अल्फा z - अल्फा × fz, और fz की प्लेस पर ये वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि इसे लेंगे तो टफ पड़ जाएगा, इससे इजी हो जाएगा आपका। तो 1/z - अल्फा z - बीटा, तो यहाँ पर देखिए ये फैक्टर इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने फंक्शन को ये लेट किया था जिससे इजी हो जाए कैलकुलेशन। अब यहाँ पर आप z की प्लेस पर अल्फा पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 1/अल्फा - बीटा। अब अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आप कहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ये अल्फा है ये बीटा है,
तो अल्फा में से जब बीटा माइनस करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 2। तो 1/2 यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देंगे, √a² - b² अपॉन b, ये b जो है नोमरेटर में चला जाएगा, तो ये आएगी वैल्यू इसकी 2b/2 √a² - b²। तो ये रेजिड्यू की वैल्यू आ गई पोल पर। ठीक है, तो जब रेजिड्यू आपने फाइंड कर लिया तो अब आप इस पर कॉची रेजिड्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। बाय कॉची रेजिड्यू थ्योरम, तो कॉची रेजिड्यू थ्योरम से किसके इक्वल होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड अलोंग सी 2π आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यू। तो सम ऑफ रेजिड्यू करना है तो एक ही तो रेजिड्यू आई है, तो यही सम होगा उसका। तो कितना हो गया, b/2 √a² - b²। देखिए 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, तो ये मिला आपको π/b/√a² - b²। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये इंटीग्रेशन की किसकी वैल्यू आई। देखिए अब यहाँ पर ये क्वेश्चन तो हम सॉल्व करेंगे तो इसकी नीड होगी हमें। देखिए अब यहाँ पर हमें एक इंटीग्रल मिला, इसकी वैल्यू मिल गई हमें कितना, π/b/√a² - b²। अब देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, मतलब हमें तो इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो देखिए हमने एक इक्वेशन 1 बनाई थी, क्या थी वो, 0 to 2π dθ अपॉन a + b cos θ। इसे कन्वर्ट किया था हमने इस इंटीग्रल में। तो क्या 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 थी वो इक्वेशन, वो इक्वेशन आई थी हमारी 2/√b, यही तो थी। ठीक है, अब इस इंटीग्रल की वैल्यू आपको मिल चुकी है, वो ये है, तो यहाँ पर ये पुट कर दीजिए। तो 0 to 2π dθ अपॉन a + b cos θ इक्वल टू हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देते हैं इस इंटीग्रल की वैल्यू, ये है कितना 2/√b इंटू π/b अपॉन √a² - b²। तो देखिए आयोटा से आयोटा b कैंसिल। ठीक है, तो 0 to 2π dθ अपॉन a + b cos θ इक्वल टू मिला आपका 2π अपॉन √a² - b²। इसे बोल सकते हैं आप इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो आपको जो इंटीग्रल इवेल्युएट करना था उसकी वैल्यू आपको मिल चुकी है, इसे मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको इसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी थी, ये मिल चुकी है आपकी इसकी वैल्यू। अब क्वेश्चन में 2 पार्ट्स और भी हैं कि आपको ये इंटीग्रल भी सॉल्व करना है और फिर ये इंटीग्रल भी सॉल्व करना है। तो ये दोनों इंटीग्रल आप इसकी हेल्प से ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले फर्स्ट इंटीग्रल को देखते हैं। अगर इस इंटीग्रल को हम देखें तो इसमें यहाँ पर a की जो वैल्यू है अगर √2 कर दें हम तो ये बन जाएगा √2, और b की वैल्यू अगर हम -1 कर दें तो -cos θ हो जाएगा। तो कहने का मतलब इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप इक्वेशन 2 में a इक्वल टू तो ले लीजिए 1√2 और b इक्वल टू -1। तो टेकिंग a इक्वल टू √2 एंड b इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2, तो 2 में पुट कर दीजिए वैल्यू। 0 to 2π dθ अपॉन ये हो जाएगा √2, यहाँ पर जब -1 किया तो -cos θ, और ये π/2π अपॉन a²। तो a² मतलब √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2 -b² -1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया 2π 2 - 1 1। तो इस इंटीग्रल की जो वैल्यू मिली आपको वो कितना मिल गई 2π मिल गई। तो देखिए कितने इजीली आपने इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब देखिए सेकंड पार्ट करना है आपको। तो सेकंड पार्ट में भी आप इसी इंटीग्रल की हेल्प लेंगे। ये जो इक्वेशन 2 है इसमें लिमिट है 0 to π और यहाँ पर लिमिट है 0 to 2π, बाकी कंडीशन भी सेम है। ठीक है, तो देखिए एक आपने प्रॉपर्टी ये पढ़ी है, आपने एक प्रॉपर्टी को जानते हैं इंटीग्रल की, डेफिनेट इंटीग्रल की, कि अगर ये 0 से 2a है fx dx, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं 2 0 to a
एफ एक्स डी एक्स भी लिख सकते हैं। किस केस में? अगर एफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू होता है एफ एक्स, मतलब इस अपर लिमिट में से एक्स के प्लेस पे पुट कर दीजिए 2a माइनस एक्स, तो कोई चेंज नहीं होता अगर फंक्शन में, तो आप इस इंटीग्रल की लिमिट्स को यहाँ पर 2 लिख सकते हैं और यहाँ पर लिमिट 0 to a ले सकते हैं। तो देखिए फंक्शन है यहाँ पर आपका ये a प्लस बी कोस थीटा, तो अगर आप यहाँ पर थीटा के प्लेस पे 2 पाई माइनस थीटा करते हैं तो कोस 2 पाई माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इसे लिख सकते हैं आप 2 0 2, यहाँ पर अब ये 2 आ जाएगा, ये लिमिट हो जाएगी 0 to पाई डी थीटा a प्लस बी कोस थीटा, इसे ये लिख सकते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी है? 2 पाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो देखिए 0 से पाई डी थीटा a प्लस बी कोस थीटा इक्वल टू मिल गया पाई अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से ये इंटीग्रल आपने सोल्व कर लिया, ठीक है। इसमें तो अब कोई डाउट होना नहीं चाहिए आपको, ठीक है। अब इसके बाद अगर आपके पास कुछ और भी प्रॉब्लम्स बन जाती हैं, इसमें अगर ए और बी को हम डिफरेंट वैल्यूज़ लेंगे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। जैसे हम अगर बोलते हैं कि इसकी वैल्यू बताइए 0 to 2 पाई डी थीटा अपॉन 5 माइनस कोस थीटा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जैसे आपको लिखनी है, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आई थी? 2 पाई अपॉन आया था अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही तो आया था। तो ए की वैल्यू कितनी है? 5, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस बी स्क्वायर होता है, तो बी स्क्वायर कितना है? बी का स्क्वायर यहाँ पर माइनस 1 का स्क्वायर कितना? 1, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 पाई अपॉन अंडर रूट 24। और अगर क्वेश्चन होता आपका ये 5 माइनस 3 कोस थीटा, इसे इवेल्युएट करिए, तो क्या करते? यहाँ पर 2 पाई, ए की वैल्यू कितनी है? 5, तो अंडर रूट ए स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25, 3 माइनस 3 है किसकी? बी की वैल्यू, तो माइनस 3 का स्क्वायर माइनस लगाया यहाँ पर 9, और 25 में से 9 गया, कितना बचा? 16, और 16 होता है आपका 4, तो 2 पाई अपॉन 4, तो ये आ जाती है इसकी वैल्यू π/2, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट इंटीग्रल्स को आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, इस इंटीग्रल की हेल्प से, ओके।